हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको बैंकिंग का सब्जेक्ट कंप्लीटली करवाऊंगी। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इसके ऊपर 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आप सीक्वेंस में देखिएगा। आज का वीडियो लेक्चर होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। तो चलिए सीखते हैं कि क्या होते हैं ये 2 कैटेगरीज। माय डियर लर्नर्स, मेरे चैनल पर कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल हैं, तो आप वहां से ढेर सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेक्चर आए आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आप जरा ध्यान दीजिए स्लाइड के ऊपर। स्लाइड में मैंने आपको दिखाई है 2 कैटेगरीज जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को 2 तरीके से मान्यता दी जाती है। एक तो होते हैं प्राइवेट सेक्टर के इंडियन बैंक्स और एक होते हैं प्राइवेट सेक्टर के फॉरेन बैंक्स। चलिए देखते हैं पहले कि प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स क्या होते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की तरक्की करवाने के लिए कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आगे लेकर आया है, जिसमें आ जाती है आरबीआई की लिबरलाइजेशन पॉलिसी। कई सारे प्राइवेट सेक्टर के ऐसे हाउसेज हैं जिन्होंने बैंकिंग में अपना हाथ आजमाया है। शुरुआती तौर की बात करें तो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे कई सारे मुख्य बैंक हैं। पर अब तो लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है, जिसे हम आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में समझेंगे। अब हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वह बैंक हैं जिन्होंने सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त किया है कि वह यहाँ पर अप्रूवल ले चुके हैं और अपना कारोबार कर चुके हैं। दूसरी बात, उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से भी। ये जितने भी बैंक्स होते हैं इनकी मेजॉरिटी ऑफ शेयर कैपिटल, ज्यादा अमाउंट जो शेयर कैपिटल की है वो प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स के हाथों में होती है। अगली बात यह है कि ये सारे बैंक रजिस्टर्ड होते हैं एज कंपनीज जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन बैंक या कोई भी बैंक जिसका अलग से अपना एक्ट है वह इस कैटेगरी में नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना ही एक एक्ट है, यानी वो इस कैटेगरी में कभी भी शुमार नहीं हो सकता। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है जिसे फॉलो करना अनिवार्य है। सबसे पहले देखिए, जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा उसकी ओनरशिप और कंट्रोल डाइवर्सिफाइड होगा। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कई सारे लोगों में बटा हुआ होगा। दूसरी बात, जितने भी इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर हैं, अब यहाँ पर बात आती है कि इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर कौन से होते हैं। जिस भी शेयर होल्डर के पास 5% से ज्यादा शेयर्स हैं वह इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर कहलाता है। उसे अलॉटमेंट या शेयर ट्रांसफर करते समय प्रॉपरली एक्नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन देना कंपल्सरी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो भी डायरेक्टर्स होंगे या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे नियमों को पालना करे। जो भी बैंक को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाए जा रहे हैं वह कानून के दायरे में कंप्लीटली पूरे हों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंक्स के बोर्ड में अपना कोई भी नॉमिनी अपॉइंट नहीं करता।
जिसका कारण ये है क्योंकि हितों में कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है और अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस आ गया जो कि एक्सेप्शनल है, उसे हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नुमाइंदा वहां पर मौजूद हो। उस केस में रिजर्व बैंक वहां पर अपने नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है, बट नॉर्मल कंडीशंस में ऐसी जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अपनी मिनिमम कैपिटल का खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इन बैंक्स की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता बहुत ही जरूरी है क्योंकि लोगों ने वहां पर अपना काफी अमाउंट में पैसा रखा होता है। जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो वहां पर ये मेंशन करना काफी जरूरी है कि जैसे कि नरसिम्हम कमेटी बनाई गई थी फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए ईयर 1991 में, उनको जाता है ये क्रेडिट कि इंडिया में न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इस्टेब्लिश करना जरूरी है। इसी में ये बात की गई थी कि जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया में आएंगे तो देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी आएगी, अप टू डेट सर्विसेज लोगों को मिलेंगी, फंक्शनिंग स्मार्ट हो जाएगी और प्रोफेशनल हो जाएगी। तो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में एक नई जान फूंकने के लिए इसमें रिकमेंड किया गया था कि नए बैंक्स का आगमन देश में हो, जिन्हें की कंपनीज एक्ट 1956 जो कि उस समय था, अब तो कंपनीज एक्ट 2013 हो चुका है, वहां पर उनको इस्टेब्लिश किया जाए। इन बैंक्स के लिए कई सारे रूल्स बनाए गए कि कितनी मिनिमम कैपिटल उन्हें लानी होगी जब एक नया बैंक वे बनाकर देश के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे समय समय पर इस कैपिटल की अमाउंट को बढ़ाया गया है। जब ये निर्णय ले लिया गया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाया जाएगा, उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की। साल था 1993 और उसमें यह बोला गया कि जो भी न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया में काम करना चाहता है उसे 100 करोड़ की स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और ऐसा किया 10 नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने और लाइसेंस प्राप्त कर लिया बैंकिंग बिजनेस इंडिया में करने का। समय आगे बढ़ा, ईयर आ गया 2001। उस समय मिनिमम कैपिटल को फिर से बढ़ाया गया और कैपिटल की अमाउंट कर दी गई 200 करोड़ रुपए। और इसको पूरा करते हुए 2 नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए और उन्होंने भी लाइसेंस प्राप्त किया। फिर बात आ जाती है ईयर 2013 की। 2013 में इस मिनिमम कैपिटल की अमाउंट को और बढ़ाया गया और कर दिया गया 500 करोड़ रुपए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जबकि ईयर था 2001, उस समय मैंने आपको ये समझाया कि 200 करोड़ की कैपिटल रिक्वायर्ड थी। यहाँ पर एक और कंडीशन थी जो आपने लर्न करनी है कि स्टार्टिंग में तो 200 करोड़ थी, पर जैसे जैसे समय बीतेगा तो 3 साल के बाद, बिजनेस स्टार्ट करने के 3 साल के बाद इस 200 करोड़ को बढ़ाकर बिजनेस को 300 करोड़ तक लेके जाना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स जो कि आपके काफी काम की हो सकती हैं। स्लाइड में देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल्स मेंशन की हैं प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स की। पहली तो है इंडस इंड बैंक, दूसरी है करूर वैश्य बैंक लिमिटेड और तीसरी है आरबीएल बैंक लिमिटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में फिर टोटल कितने प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स हैं, तो चलिए वह भी जान लेते हैं। तो माय डियर लर्नर्स, अब जरा स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिख रही है आपको लेटेस्ट ईयर 2021 की लिस्ट, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किए हुए 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। स्लाइड को पॉज कर लीजिए और इन सारे बैंक्स के नामों को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में फॉरेन बैंक्स को कैसे बताया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। फॉरेन बैंक्स का मतलब होता है वह प्राइवेट एंटिटीज जिनके हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय या मेन ऑफिस
किसी दूसरे देश में हैं। इंडिया में नहीं है इनका हेड ऑफिस, पर इंडिया में उनकी कई सारी ब्रांचेस हैं। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी फॉरेन बैंक्स होंगे उनके ऊपर डुअल गवर्नेंस होगी। दो अथॉरिटीज होंगी उनको गवर्न करने के लिए। कौन सी होंगी ये दो अथॉरिटीज? पहली तो होंगे वह कानून जो कि उनके हेड क्वार्टर वाला देश फॉलो करता है, और दूसरा होगा इंडिया का कानून जिसमें आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो फॉरेन बैंक्स को इन सभी प्रकार के नियमों की पालना करनी होगी अगर वह इंडिया में काम करना चाहते हैं। तो इंडिया को तरक्की की जरूरत थी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए बैंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है। इसी को ध्यान में रहते हुए इंडिया में आज की डेट में यानी ईयर 2021 में 44 फॉरेन बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं जो कि आरबीआई के नियमों की पालना करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको 3 बैंकों के बारे में बताया है, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, डॉइच बैंक और बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया। चलिए जानकारी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। पहले तो जानते हैं उन फॉरेन बैंक्स के बारे में जो पहली ब्रांच इंडिया में खोलना चाहते हैं। तो जब कोई फॉरेन बैंक इंडिया में पहली ब्रांच खोलता है तो उस पे 2 नियम लगते हैं। सबसे पहला तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उसे कई सारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है जो कि लिखी गई हैं सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। मिनिमम कैपिटल भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। मिनिमम कैपिटल है $25 मिलियन, जो कि मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी अनिवार्य है अगर कोई फॉरेन बैंक इंडिया में अपनी पहली ब्रांच खोलना चाहता है। तो अब जिस बैंक ने अपनी पहली ब्रांच तो खोल ली और अब वह नई नई ब्रांचेस और खोलना चाहता है, उस केस में भी उसको कई सारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच करवाना। जांच करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की, उसके काम को मैनेज करने के तरीकों की। चेक की जाएगी उसकी एडिक्वेसी, कितनी कमाई करी और कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है उस बैंक का। उसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 23 और सेक्शन 35 जितने नियम बताता है उन सब नियमों की पालना भी करनी पड़ेगी, तभी नई ब्रांच खोलने की अनुमति दी जाएगी। तो माय डियर लर्नर्स, इसके साथ ही हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने आपको इसके ऊपर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में जिसमें हम जानेंगे कि रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, उसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं इंडिया की सरकारों के द्वारा। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में।